नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको जो जीटीयू के मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था इन्वायरमेंटल साइंस के, उसके मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से रखिए। कल आपका पेपर है, सिर्फ आप इतना भी पॉइंट लिख के आएंगे तो मिनिमम आपको 70 में से 50 नंबर तो मिलेंगे ही। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देख के जाइएगा और कल आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन सोर्सेस एंड इफेक्ट। यहाँ पे आपको 3 तरह से पूछा जा सकता है कि कितने तरह के पॉल्यूशन होते हैं, उसके सोर्सेस क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो सिंपली आपको क्या बताना है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस। पहला होता है वाटर पॉल्यूशन, दूसरा होता है एयर पॉल्यूशन और तीसरा होता है नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारा पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। तो वन बाय वन हम इसमें वाटर पॉल्यूटेंट के क्या क्या काउज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं और क्या सॉल्यूशन है, तो आप इस ढंग से लिखेंगे तो आपको कोई भी मार्क्स कटेंगे नहीं। सबसे पहले हमको देखना है कि वाटर पॉल्यूशन के काउजेस क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहला सोर्स आप क्या लिखेंगे, इट इज़ काउज्ड बाय नेचुरल फिनोमेनन। नेचुरल फिनोमेनन के कारण से भी हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर हमारे ह्यूमन बिहेवियर के कारण से, कि फॉर एग्जांपल के तौर पे कि कोई भी केमिकल्स आप नदी में डाल दिए तो इट्स क्रिएट्स वाटर पॉल्यूशन। सीवेज के कारण से वाटर पॉल्यूशन होता है। अगर इंडस्ट्रियल वेस्टेज ज़्यादा हो जाएंगे इनके कारण से वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर माइनिंग पर्पज़ से भी पॉल्यूशन क्रिएट्स होते हैं। फिर अगर ऑयल का लीकेज है, अगर लीकेज है ऑयल अगर हमारा सी में चला जाएगा तो वो इट्स क्रिएट्स पॉल्यूशन। फिर फॉसिल फ्यूल्स के कारण से पॉल्यूशन होते हैं, जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इन सब ये सब हमारा क्या है, दैट आर द काउजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो इतना आपको लिखना है। ह्यूमन बिहेवियर लिखेगा, सीवेज लिखेगा, इंडस्ट्री लिखेगा, माइनिंग लिखेगा, ऑयल लीकेज लिखेगा, फॉसिल फ्यूल्स लिखेगा, पेस्टिसाइड्स लिखेगा। ठीक है, अब यहाँ दूसरी बात आ रही है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या होगा, तो आपको ये तो हर एक चीज़ में लिखना है। इट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ पहला। फिर दूसरा एनिमल्स पे इफेक्ट होगा, जितने भी एक्वेटिक लाइफ्स हैं वो मर जाएंगे। अगर मान लीजिए समुद्र में हमारी फ़िश है, ठीक है, अगर फिश में हमने क्या क्या पॉल्यूटेड वाटर्स, पॉल्यूटेड केमिकल्स इंटर हुए तो जितने भी फिश हैं वो सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो एनिमल्स पे इम्पैक्ट होगा, प्लांट्स पे इम्पैक्ट होगा, डिजीजेज होंगे, वाटर बॉर्न डिजीजेज होंगे। फिर हमारा जितने भी इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा। फिर इक्ट्रोफिकेशन हो जाएंगे। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है क्या क्या ह्यूमन पे इफेक्ट होगा, एनिमल्स पे होंगे, प्लांट्स पे होंगे, डिजीजेज होंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ होल इकोसिस्टम होंगे, इक्ट्रोफिकेशन होंगे। अब इसका सॉल्यूशंस क्या है, सबसे पहले तो अवेयरनेस है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे उसका कोई पता होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना, रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। फिर हम लोग जितनी फॉसिल्स फ्यूल यूज़ करेंगे उसके बदले में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें। फिर जो भी मिनिमाइज, जो भी स्टॉर्म वाटर है, बारिश का वाटर है, उसको हम लोग मिनिमाइज़ करेंगे। तो ये सब हमारा सॉल्यूशंस है। तो इसमें आपको डायरेक्ट इतना लिखेंगे तो आपको मैथ्स मिल जाएंगे। दूसरा जो हमारा पॉल्यूशन है दैट इज़ एयर पॉल्यूशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आपको ऐसा ही करना है कि एयर पॉल्यूटेंट और उसके सोर्सेस और उसके इफेक्ट, कौन कौन से हमारे पॉल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, तो गैस, स्टोव, केरोसिन, हीटर्स, जो भी कार यूज़ करेंगे, ट्रक यूज़ करेंगे, केरोसिन चीज़ यूज़ करेंगे, ये सब सोर्सेस है। इससे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। इफेक्ट्स की बात में आती है तो हमेशा लिखना है, हेडेक तो सब में लिखना है। फिर हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है, लंग्स डिजीज होती है, तो ये सब आपको लिखना है। दूसरा पॉल्यूटेंट दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ये कहाँ से निकलता है, तो जो भी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। पेपर मिल से निकलता है, केमिकल्स इंडस्ट्री से निकलता है, कोल इंडस्ट्री से निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिड रेन के लिए इफेक्ट है। ठीक है, फिर तीसरा पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर्स मतलब जिसकी साइज़ हमारी बहुत ही स्मॉल रहेगी। ये कहाँ से निकलते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट से निकलते हैं, जो धूल बोलेंगे या तो वुड को जलाएंगे। तो ये सब हमारा सोर्सेस हैं। और उसमें क्या क्या हो सकता है, विजिबिलिटी प्रॉब्लम में दिक्कत आएगी, कैंसर होने का चांसेस आएंगे। तो ये सब इसके इफेक्ट्स हैं, तो ये सब आपको लिखना है। फिर ओजोन। ओजोन हमारा क्या है, दैट इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ये कोई सोर्स से जनरेट नहीं होता है। इट इज़ फॉर्म बाय द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड नॉक के साथ रिएक्ट होके एटमॉस्फेयर में, उसके कारण से हमारा ओजोन पॉल्यूटेंट होता है। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो लंग्स डिजीज होंगे। तो ये सब आपको लिखना है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सोर्सेज क्या, फॉसिल फ्यूल, एग्रीकल्चर, इससे भी क्या होगा, हेडेक होगा, नौसिया होगा। फिर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहाँ से होता है, कोल फील्ड से निकलता है, नेचुरल फायर से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, इससे भी क्या होगा, आपको कैंसर होगा। तो ये सब पॉइंट आप लिखेंगे तो एयर पोल्यूशन आपका खत्म हो गया। सोर्सेस, इफेक्ट्स एंड जो पॉल्यूटेंट है।
अब ये सब जितने पोल्यूटेंट है सब प्राइमरी पोल्यूटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी है, पार्टिकुलेट मैटर प्राइमरी है, ओजोन हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्राइमरी है, हाइड्रोकार्बन हमारी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट होता क्या है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है? प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है? दे आर इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से निकलता है। जैसे कोई भी हमारा बाइक हम चला रहे हैं, ठीक है, उससे हमारा जो पोल्यूटेंट निकल रहा है तो वो हम लोग बोलेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है कि ये हमारा दीज आर फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, हमारा जो भी प्राइमरी पोल्यूटेंट से निकल रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में जाकर रिएक्ट होंगे, उसके बाद जो पोल्यूटेंट बनेंगे दैट इज नोन एज कॉल्ड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो कभी कभी पूछा जा सकता है ओजोन कौन सा पोल्यूटेंट है, तो आपको सेकेंडरी पोल्यूटेंट बताना है। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड कौन सा पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। पैन कौन सा पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। कीटोन कौन सा है, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट। कभी कभी आपको डेफिनेशन में भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपका एयर पोल्यूशन खत्म हो गया, ठीक है। फिर हमारा नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन का काउजेज तो आपको पता है, इंडस्ट्रीज़ के कारण से, जो भी हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस ये सब हॉर्न बजाते हैं उसके कारण से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है उसके कारण से, जो व्हीकल्स हैं उसके कारण से, ये सब हमारा काउजेज है। इफेक्ट क्या होगा, तो सुनने में प्रॉब्लम होगा, लॉस ऑफ हियरिंग। फिर दूसरा क्या होगा, एनाइंस होगा। फिर आपको क्या लिखना है, हेल्थ इम्पैक्ट लिखना है। फिर क्या है, सोने में स्लिप इंटरफेरेंस लिखना है। फिर हमारे वाइल्ड लाइफ पे हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब इफेक्ट है, सिंपल ऐसे लिखना है, लॉस ऑफ हियरिंग, फिर एनाइंस होंगे, फिर हेल्थ इफेक्ट होंगे, सोने में दिक्कत आएंगे, स्लिप इंटरफेरेंस आएंगे, इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, ये सब आपको इफेक्ट लिखना है। सॉल्यूशन क्या होगा, तो जो भी आप लोग बाइक यूज़ करते हैं उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, जो भी मशीन यूज़ करते हैं उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। फिर जो हम लोग हॉर्न बजाते हैं तो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए अननेसेसरी हॉर्न में। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लांटिंग मोर ट्रीज। ये सब कारण से हमारा नॉइज़ पोल्यूशन को हम लोग सुधार सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बोलना है, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। इतना आप खाली पढ़िए और जाइए और लिख के आइएगा। नॉइज़ पोल्यूशन रिलेटेड एयर पोल्यूशन से एंड वाटर पोल्यूशन से आपके कोई भी मार्क्स कटेंगे नहीं। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ 4R कंसेप्ट, ठीक है। 4R कंसेप्ट होता क्या है, तो पहले ये लिखना है आपको, रिड्यूस, दूसरा होता है रीयूज़, तीसरा होता है रिसाइकल, चौथा होता है रिकवरी। पहले समझना, रिड्यूस मतलब कम करना। हमने क्या लिखा, वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड दैट आर हार्मफुल टू अस। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस। जो हमारा हार्मफुल बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स है, उसे हम लोग क्या करेंगे, यूज़ कम करेंगे, दैट इज नोन एज कॉल्ड रिड्यूस बोलेंगे। रीयूज़ मतलब क्या, फिर से यूज़। क्या लिखा मैंने, वी शुड रीयूज़ द मटेरियल इंस्टेड ऑफ डंपिंग। जो हम लोग डंप करें इससे अच्छा हम लोग उसे रीयूज़ करें। जैसे प्लास्टिक बैग हम लोग यूज़ करते हैं, उसका हम लोग कुछ डेकोरेटिव थिंग बना के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डंपिंग। उसको हम लोग डंपिंग नहीं करेंगे। रिसाइकल मतलब हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको रिसाइकल करना है। जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल शुड बी सब्जेक्टेड टू रिसाइकल। जैसे कि प्लास्टिक मटेरियल, इसको आप लोग रिसाइकल करके फिर से यूज़ कीजिए। फिर चौथा क्या होता है, रिकवरी। रिकवरी इन टर्म्स ऑफ हम लोग बेनिफिट के टर्म में बात करते हैं। क्या बोलता हूँ, इफ वेस्ट रिमेन्स आफ्टर इट हैज़ बीन रीयूज एंड रिसाइकल वी कैन यूज टू जनरेट एनर्जी एट आवर वेस्ट एनर्जी प्लांट। इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आप लोग यूज़ करेंगे, एनर्जी जैसे हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज कॉल्ड, उसे बोलेंगे रिकवरी। तो ये 4R कंसेप्ट, इतना ही आपको लिखना है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल्स एंड रिकवरी, ठीक है। ये 4 पॉइंट लिखेंगे तो बस काम खत्म आपका। 5 में से आपको 3 या 4 ही दे ही देंगे वो, लेकिन इतना आपको लिखना है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी, और इतना पॉइंट लिखे और आपको आंसर मिल जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 3, हमारा क्वेश्चन 3 क्या है, दैट इज स्मार्ट सिटीज़। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको स्मार्ट सिटी किसे बोलते हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ होने के लिए आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हम जो स्मार्ट सिटी कब बोलेंगे, जब हम लोग यूज़ स्मार्ट सॉल्यूशन यूज़ करें टू मेक द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज बेटर, ठीक है। स्मार्ट सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करेंगे। फिर रिलाइज ऑन एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, ठीक है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, दैट इज नोन एज कॉल्ड स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारी लाइफ क्या होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम लगे कि हम अच्छे ढंग से जी रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ लिखना है। फिर जो भी क्लीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए भी हमारे यूजेज हो, दैट इज़ क्लीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर हमारा अप्लाई स्मार्ट सोल्यूशन, स्मार्ट टेक्निक बना के हम कोई भी स्ट्रक्चर्स को बेटर बनाएंगे, सर्विसेज बेटर बनाएंगे, दैट इज नोन एज स्मार्ट सिटी, ठीक है। स्मार्ट सिटी की मिशन की मेन स्ट्रेटजी क्या है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या है कि इसको 3 मॉडल्स में बात करती है। एक तो होता है रिट्रोफिटिंग, दूसरा होता है रीडेवलपमेंट, तीसरा होता है ग्रीनफील्ड। ये हमारा मेन मिशन स्ट्रेटजी होता है स्मार्ट सिटीज़ का। तो आपको इतना ही पॉइंट लिखना है, कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है। स्मार्ट सिटी में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्मार्ट सॉल्यूशन यूज़ हो रहा है वो यूज़ होना चाहिए, फिर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अप्लाई स्मार्ट सॉल्यूशन। ये सब पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, स्मार्ट सिटी हमारा ख़त्म हो गया। मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में लिख के आएँ और आपका कुछ मार्क्स नहीं कटे, ठीक है। मैं चाहूँगा स्मार्ट सिटी पे तो 10 घंटे लेक्चर ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड में बता रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन ई वेस्ट सोर्सेस एंड इफेक्ट। यहाँ पे ई वेस्ट की बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लिखना ई वेस्ट क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है जो डिस्क्राइब करता है डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। जो हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स है उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसको हम लोग फेंक देते हैं, वो किसके काम में आएगा, तो ई वेस्ट के काम में आएगा। इसके सोर्सेस कैसे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे टीवी, बहुत पुराने टीवीज़ को हमने फेंक दिया है, वो इन टर्म्स ऑफ क्या है, हमारा ई वेस्ट है। डीवीडी यूज़ करते हैं, सीडी यूज़ करते हैं, ये सब हमारा ई वेस्ट है। जो फ़ोन्स आप लोग देखते होंगे, अभी आप लोग जैसे जैसे फ़ोन का वर्जन न्यू चेंज होता है, आप लोग फ़ोन बदलते हैं, तो वो वाला फ़ोन क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ ई वेस्ट आता है। फैक्स एक्सेट्रा ये सब हमारा ई वेस्ट में आएगा। फिर हाउस होल्ड इक्विपमेंट में जैसे वैक्यूम क्लीनर है, माइक्रोवेव है, ये सब किस में आएंगे, हमारे ई वेस्ट में आएंगे। अब ठीक है, ई वेस्ट में जो हमारा होता है तो जनरली बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। जो मेनली मैं कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, पहला कंपाउंड एलिमेंट जो ई वेस्ट में होता है दैट इज़ लेड होता है, ठीक है, और दूसरा होता है क्रोमियम। ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्यों हार्मफुल है, क्योंकि लेड आप देखिए, लेड ज़्यादा रहेगा, लेड आप ज़्यादा रहेगा तो किडनी डैमेज कर सकता है हमारी बॉडी को, और क्रोमियम ज़्यादा हुआ तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा खराब हो सकता है। तो ये सब के कारण से हमारा ई वेस्ट आज के ज़माने में हमारे लिए वो डेंजरस हो गया है। अब इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे ई वेस्ट को, तो आपको पहला इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जितना यूजेज है उतना ही बनाया जाए, ठीक है। उसका फिर वॉल्यूम रिडक्शन करना पड़ेगा, फिर उसे रिकवरी एंड रीयूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट लॉ बनाना पड़ेगा। तो ये सब हमारी मैनेजमेंट है ई वेस्ट के। तो ये सब पॉइंट आपको लिखना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट प्रोसेस मॉडिफिकेशन, वॉल्यूम रिडक्शन, रिकवरी एंड रीयूज़ एंड स्ट्रिक्ट लॉ बनाना पड़ेगा। ई वेस्ट मतलब क्या समझ में आ गया, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, उसे हम लोग बोलेंगे ई वेस्ट बोलेंगे। कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो ये सब आपको बेसिक आपको लिख देना है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। अब बायोमेडिकल वेस्ट मतलब मेडिकल वेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल है जो कि 2016 में हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट क्या बोलेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट इज डिफाइंड एज वेस्ट कहाँ से निकल रहा है, वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल से। जो भी वेस्ट हमारी जनरेट हो रही है हॉस्पिटल से, कोई भी नर्सिंग होम से, प्राइवेट हॉस्पिटल से, उसे हम लोग बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट आपको लिखना है सोर्सेस, क्या क्या सोर्स है, तो हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, वैक्सीनेशन सेंटर है, बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च लैब है, ये सब हमारा सोर्सेस है बायोमेडिकल वेस्ट का। अब इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो बायोमेडिकल वेस्ट में बहुत सारे वेस्टेज करते हैं, सिरिंजेज यूज़ करते हैं, ठीक है, मेडिकल्स मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमको सेग्रीगेशन जरूरी है, सबको सेग्रीगेट करो और अलग अलग डस्टबिन में रखो। पहला काम है सेग्रीगेशन करना, फिर उसको स्टोरेज करना, कहाँ स्टोर कर सकते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, कहाँ तो ट्रीटमेंट, कौन से जगह पे ट्रीटमेंट प्लांट, फिर ट्रीटमेंट यूनिट में भेजना है, कौन सा वेस्ट कौन से ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल है। तो इतना ही आपको लिखना है। और कौन कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, माइक्रोवेव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इंसिनरेशन कर सकते हैं, प्लाज्मा सिस्टम कर सकते हैं, रेडिएशन कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। तो इतना आप लिखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट में, फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इतना आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन बिल्डिंग। यहाँ फिर से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग मतलब क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन कंस्ट्रक्शन, या तो उसे हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल बिल्डिंग, मतलब ऐसी बिल्डिंग जिसमें हमारी कम वाटर यूज होती है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, ग्रीन बिल्डिंग इज वन विच यूजेस लेस वाटर यूज होने चाहिए, एनर्जी इफिशिएंट होनी चाहिए, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बचा के रखना है, जनरेट लेस वेस्ट निकलना चाहिए। तो ये सब ग्रीन बिल्डिंग की हमारी ऑब्जेक्टिव्स है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, एनर्जी इफिशिएंट होनी चाहिए, प्रोटेक्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ, मिनिमाइज वेस्ट होनी चाहिए, ये सब इसकी ऑब्जेक्टिव है। अब इसकी फीचर्स क्या क्या होती है, हमको पता है कि ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे तो एनर्जी इफिशिएंट होगा, वाटर इफिशिएंट होगा, मटेरियल इफिशिएंट होगा, टॉक्सिक रिडक्शन होगा, स्ट्रक्चर डिज़ाइन की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये सब इसकी फीचर्स है, ठीक है। तो ये भी आपको बताना है कि वाटर की इफिशिएंसी होगी, एनर्जी की इफिशिएंसी होगी, मटेरियल की इफिशिएंसी होगी, जो भी टॉक्सिक कंपाउंड का उसका रिडक्शन होगा, स्ट्रक्चर आपको देखने में अच्छा लगेगा, इको फ्रेंडली रहेगा। तो ये सब पॉइंट आपको लिखना है ग्रीन बिल्डिंग में, ठीक है। इतना पॉइंट लिखिए और आपको मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन बना दिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन लेयर क्या है, एसिड रेन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग ये सब क्या है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, जो हम लोग फोसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं उससे हमारा क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जो हमारी हीट आती है, जो हमारी कहाँ से हीट आ रही है, सन से इंटर हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो निकल नहीं रही, तो हमारा एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, जो हमारी अर्थ की टेम्परेचर बढ़ती है उसके कारण से क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर वेपर की और नॉक्स की, वो सब हमारी क्या करता है,
जो हमारा सन्स के कारण से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो वार्म होने लगता है। तो ये सब कारण है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये आपको लिखना है। उसके कॉजेज़ क्या हो जाएंगे, कॉजेज़ आपके हो जाएंगे, हम पौधे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन इसके कॉजेज़ होंगे। ठीक है। फिर दूसरा इंडस्ट्रियल्स के कारण से भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। फिर हम लोग जो एरोसेल यूज़ करते हैं, एरोसेल यूज़ करेंगे, डिफॉरेस्टेशन यूज़ करेंगे इंडस्ट्री के कारण से। तो ये सब हमारा क्या है, काउजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इफेक्ट तो आपको बताना है, ह्यूमन का हेल्थ, ह्यूमन का इफेक्ट होगा, फिर एनिमल्स का इफेक्ट होगा, प्लांट्स का होगा, ये सब आपको लिखना है। इफेक्ट ऑन प्लांट्स, इफेक्ट ऑन मरीन सिस्टम, ह्यूमन हेल्थ, ये सब आपको मेन लिख देना है। ठीक है, ये सिंपल भाषा लिखना है। ओजोन लेयर्स को आपको पता ही है, ओजोन लेयर मतलब क्या, अगर हम लोग क्लोरीन ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्रोमीन गैस ज़्यादा हो जाता है अपर एटमॉस्फेयर में, उसके कारण से क्या होता है, हमारा ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर के और कौन के कौन से कौन को CFC गैस यूज़ करते हैं, SCFC गैस यूज़ करते हैं, इसका भी इफेक्ट कहाँ होगा, प्लांट, मरीन, ह्यूमन हेल्थ, ये सब आपको लिखना है। ठीक है। फिर आपको एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन जब हम लोग फोसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है इन एयर, उसे हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन कब बोलेंगे, जब उसकी pH हमारी 7 से कम रहेगी। ठीक है। एसिड रेन के कारण से क्या हो जाते हैं, प्लांट्स एंड एक्वेटिक लाइफ्स किल हो जाते हैं। फिर जो भी हमारे मोनूमेंट्स है, जैसे आप लोग सुनते होंगे ताजमहल, हमारा उसका जो कलर्स हैं जो मोनूमेंट्स के वो फेड हो रहे हैं, वो किसका मेन कारण है, एसिड रेन का। ठीक है। अब एसिड रेन में कौन कौन से गैसेस रेस्पॉन्सिबल हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ठीक है। अब इसकी कॉजेज क्या हैं, फैक्ट्रीज हैं, पावर प्लांट्स हैं, ये सब से हमारे सॉक्स एंड नॉक्स निकलते हैं, जिसके कारण से ये हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए। तो इतना आप लिख के आइए, आपको मिल जाएंगे। तो टोटल 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, क्योंकि बच्चे लोग बोल रहे थे सर इसका सॉल्यूशन भी दीजिए, इसलिए मैं आपको ये छोटा सा वीडियो दिए हुए हैं। ये आप 20-25 मिनट में देखेंगे और एक बार लिख लेंगे तो आसानी ढंग से आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पास कर जाएंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है। और मैं जो 10 क्वेश्चन बनाया उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप उसको रेफ़र कीजिए।